हाय, दिस इज़ कुशांक और इस ऑडियो लेसन के अंदर हम पावर ऑफ कोर्ट्स को समझेंगे, जो कि सेक्शन 26 टू सेक्शन 35 ऑफ CRPC 1973 के अंदर दिया गया है। तो अब ये जो पावर्स हैं ये हमें इन सारे सेक्शंस के अंदर सेक्शन 26 से 35 के अंदर दी गई हैं। इससे पहले जो सेक्शंस थे सेक्शन 6 से लेकर 25 तक, उसके अंदर हमने ये समझा था कि किस तरीके से जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं उनको बनाया जाता है, उनको कॉन्स्टिट्यूट किस तरीके से होता है, या फिर जो क्रिमिनल ऑफिसेज होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, जिसके अंदर हमने हिरार्की सीखी थी कि किस तरीके से कोर्ट्स की हिरार्की होती है। कोर्ट ऑफ सेशन होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, और अगर वही हम मेट्रोपॉलिटन एरिया में आ जाएँ तो सेशन कोर्ट होता है, उसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है, और फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है। फिर हमने ये समझा था कि इनकी पावर्स किस तरीके से होती है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर क्या होती है। फिर हमने ये समझा था कि किस तरीके से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसको अपॉइंट किया जाता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हमने पहले समझ ली हैं। अब हम यहाँ पे सेक्शन 26 से स्टार्ट कर देंगे। सेक्शन 26 के अंदर क्या दिया गया है कि मतलब किस तरीके से कोर्ट्स की पावर दी गई है। तो अगर हम सेक्शन 26 को देखें तो आप अपने बेरेट को खोल लीजिए, हम उसमें से साथ में रीड करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकलता है। सेक्शन 26 को देखें तो सेक्शन 26 सबसे पहले मैं बताते हैं कि कौन से कोर्ट्स के द्वारा कोई भी ऑफेंस जो होता है वो ट्रायबल होता है, किस कोर्ट के अंदर ऑफेंस जो होता है वो ट्रायबल होता है। तो इसको अगर हम रीड करें तो बोलता है कोर्ट बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल, कि किन कोर्ट्स के द्वारा ऑफेंस ट्रायबल होता है, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, कि भाई जो आगे के जो प्रोविजंस हैं या जो भी इसके अंदर दी गई हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्लॉज ए बोलता है इसका कि एनी ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड, कि कौन से ऑफेंस जो कि कौन से एक्ट के अंदर हुए हैं, कौन से कोड के अंदर हुए हैं, इंडियन पीनल कोड के अंदर हुए हैं। तो वो जो है वो किसके द्वारा ट्राई किए जाएंगे, 3 कोर्ट्स बताए गए, या तो हाई कोर्ट के द्वारा किए जाएंगे, या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा किए जाएंगे, या फिर कोई भी कोर्ट जो कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ट्रायबल बताए गए हैं। फर्स्ट शेड्यूल जब आप CRPC के पीछे जाएंगे तो उसके अंदर जो सबसे पहली लिस्ट दी गई है वो हमारी फर्स्ट शेड्यूल है, तो उसके अंदर बताया गया है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है बेसिकली कि जो अब हाई कोर्ट है उसके पास कैसे ओरिजिनल जुरिडिक्शन आ जाती है। अब हाई कोर्ट के पास किस तरीके से ओरिजिनल जुरिडिक्शन आती है, ये हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम सेक्शन 407 पढ़ें CRPC का, उसके अंदर जो हाई कोर्ट होता है उसके पास ये पावर होती है, वो किसी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट से, चाहे वो कोर्ट ऑफ सेशन है, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, उसके पास ये पावर होती है कि वहाँ से वो केस को विड्रॉ करके अपने पास उस केस को चला सकता है। और जब वो केस को किसी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट से विड्रॉ करता है तो जब उसके पास उसका ट्रायल चलता है तो उस ट्रायल के अंदर वही प्रोसीजर फॉलो होता है जो उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट फॉलो करता। तो इससे हमें ये पता चलता है एक तरीके से कि जो हाई कोर्ट है वो अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को यूज़ कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि कोई भी जो ऑफेंस होता है IPC के अंडर वो हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, सेम चीज़ जैसे हाई कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल है ऐसी कोर्ट ऑफ सेशन के ऊपर एप्लीकेबल है, जिसके अंदर सेक्शन 409 को देख सकते हैं कि जो सेशन जज होता है वो केस को विड्रॉ कर सकता है अपने सबॉर्डिनेट जजेस से सेक्शन 409 के अंदर, और फिर उसको जैसे एक नॉर्मल कोर्ट के अंदर केस चलता है उस तरीके से फिर उसका ट्रायल चलता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट है उसके पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। अब अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई कोर्ट जैसे जो अगर हम MM की कोर्ट देखें, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिसके हमने पावर्स देखी थी पिछले चैप्टर के अंदर, तो अगर मान लीजिए जितनी उसके पास पावर्स हैं, जितनी पावर है, अगर वो उससे ज़्यादा पावर का सेंटेंस दे देता है, मतलब उसको अगर 3 साल देने की सज़ा है, उसके पास पावर है, वो उससे ऊपर की सज़ा दे देता है जितनी उसकी कॉम्पिटेंसी है, तो ऐसे केस के अंदर उसको क्या करना चाहिए, जो केस है वो किसको सबमिट कर देगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। जैसे MM है तो केस किसको सबमिट कर देगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। और ये जो सबमिशन होता है, अगर हम इसके ऊपर प्रोविज़न देखें तो इसके ऊपर आगे सेक्शन भी दिया गया। अगर हम जब सेक्शन 325 को देखेंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं। और अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है या फिर जो मजिस्ट्रेट है उसको ऐसा लगता है कि इसके अंदर सज़ा 60 साल से भी ज़्यादा की सज़ा है, तो वो क्या करता है, वो केस को किसको दे देता है, कोर्ट ऑफ सेशन को दे देता है।
और वो कौन से सेक्शन के अंदर देता है, सेक्शन 323 के अंदर। मतलब जैसे हम कमिट करते हैं जब केस सेक्शन 209 के अंदर, तो ये उसी के साथ रीड किए जाते हैं सेक्शन 3, जैसे सेक्शन 323 या ये जो सेक्शन है ये उसके साथ रीड किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो केस को कमिट कर रहा होता है। फिर अगर हम इसके आगे आएँ, जैसे कि हमें बोला गया कि और कौन से बोले गए, फर्स्ट शेड्यूल वाले बोले गए, तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर वही जो इसके बाद जितने भी कोर्ट्स आ जाएंगे वो सारे आ जाएंगे। फिर हम आगे देखें, प्रोविजियो के अंदर देता है, प्रोवाइडेड दैट एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 376, सेक्शन 376A टू सेक्शन 376D ऑफ द इंडियन पीनल कोड शेल बी ट्राइड एज फार एज प्रैक्टिसेबल बाय द कोर्ट प्रिसाइडेड ओवर बाय अ वुमेन। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई ऑफेंस आईपीसी के अंदर सेक्शन 376 के हिसाब से होता है, या फिर 376A से लेके 376D के अंदर कोई ऑफेंस होता है, तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा गया है एज फार एज प्रैक्टिसेबल, ज़रूरी नहीं है, अब मान लीजिए नहीं है ऐसा कोई भी जज अवेलेबल, प्रिसाइडिंग ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सके वो केस किसके द्वारा चलाया जाना चाहिए, एक वुमेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, वुमेन जज के द्वारा वो केस चलाया जाना चाहिए। तो यही इसके अंदर बताया गया प्रोविज़न के अंदर। फिर इसके क्लॉज बी के ऊपर आएँ, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ, कि कोई भी ऑफेंस जो किसी और लॉ के अंडर हुआ। अभी जो ये बताया ये कौन से में बताया गया, आईपीसी के अंदर बताया गया। अब क्लॉज बी के अंदर बोलते हैं कि अगर कोई और ऑफेंस जो किसी भी लॉ के अंदर हुआ, किसी और के अंदर, मतलब किसी और लॉ के अंदर, किसी भी जैसे कोई भी आपने जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को प्रोहिबिट किया, या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को किया, तो ऐसे कोई भी लॉ हो सकता है, सिर्फ आईपीसी नहीं, इसके अलावा अगर किसी और लॉ के अंदर ऑफेंस कमिट हुआ है, तो व्हेन एनी कोर्ट इज़ मेंशन इन दिस बिहाफ इन सच लॉ, उस लॉ के अंदर अगर मेंशन कर दिया गया कि इस कोर्ट के सामने ये केस चलेगा, तो वो उसी कोर्ट के सामने उसका ट्रायल चलेगा। बी ट्राइड बाय सच कोर्ट एंड व्हेन नो कोर्ट इज सो मेंशन, और वहाँ पे अगर कोई कोर्ट मेंशन नहीं किया गया तो वो किसके द्वारा ट्राई हो सकता है, मे बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्रायबल। या तो हाई कोर्ट के द्वारा होगा या फिर किसके द्वारा हो सकता है, किसी भी कोर्ट के द्वारा जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर शो किया गया है। जैसे इसके अंदर हम अगर जैसे और कोई कोर्ट देखें, जैसे अगर कोई सीबीआई के कोर्ट्स होते हैं, सीबीआई के स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, या जैसे रेलवे ट्रिब्यूनल होते हैं, या कंपनी के लिए अलग से कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होते हैं, तो इस तरीके से जो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं उसके अंदर केसेस चल सकते हैं। तो इसी प्रोविज़न की वजह से उनको पावर मिलती है कि वो अपने पास केस को चला सकते हैं। अब जो सेक्शन 27 है, अब सेक्शन 26 हो गया, अब हम सेक्शन 27 के ऊपर आते हैं। ये हमें जुरिडिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल्स के बारे में बताता है कि जुवेनाइल के केस के अंदर किसके पास जुरिडिक्शन होती है केस को चलाने की। तो यहाँ पे बोलता है कि एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, कि कोई भी ऑफेंस जिसके अंदर सज़ा क्या है, डेथ या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ नहीं है, committed by any person who at the date when he appears or is brought before the court is under the age of 16 years। और वो किस व्यक्ति ने कमिट किया है, जो व्यक्ति 16 साल से कम का था। मे बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो उसका ट्रायल किसके द्वारा चलाया जा सकता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा चलाया जा सकता है, और बाय एनी कोर्ट स्पेशली एम्पावर्ड अंडर चिल्ड्रन एक्ट 1960, या फिर अगर कोई कोर्ट स्पेशली एम्पावर किया गया कि इसके हिसाब से इसका ट्रायल चलना चाहिए, तो फिर उस हिसाब से, जैसे चिल्ड्रन एक्ट के अंदर अगर बताया गया तो उस हिसाब से फिर उसका उस कोर्ट के अंदर केस चलेगा। या फिर और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स प्रोवाइडिंग फॉर द ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स, कि अगर कोई और लॉ अगर बताता है कि किस तरीके से उनकी ट्रीटमेंट होगी, ट्रेनिंग होगी, या रिहेबिलिटेशन होगी यूथफुल ऑफेंडर्स की, तो उस हिसाब से फिर उनके पास जो भी है उस कोर्ट के अंदर वो ट्रायल चलेगा। जैसे एक एक्ट है, अभी अगर हम देखें तो जुवेनाइल जस्टिस लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 2000 है, जो 2000 ईयर के अंदर आया था। तो इसके अंदर हमें स्पेशली बताया गया कि कौन से कोर्ट के अंदर इसका ट्रायल चलेगा। तो इस तरीके से अगर कोई स्पेशल लॉ होगा तो वो बता सकता है कि जुवेनाइल जो ऑफेंडर्स होंगे, जुवेनाइल यूथफुल ऑफेंडर्स होंगे, उनका केस कहाँ पे चलेगा, किस तरीके से उनकी ट्रीटमेंट होगी, किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होगी, या किस तरीके से उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, तो वो उसके अंदर बताया जा सकता है। तो सेक्शन 27 के अंदर हमें इतना ही दिया गया। फिर हम सेक्शन 28 के ऊपर आते हैं, सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जजेस में पास, ये कौन से सेंटेंसेस हाई कोर्ट और सेशन जजेस पास कर सकते हैं। इसके अंदर सब सेक्शन 1 के अंदर बोलता है कि हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस अथोराइज बाय द लॉ, कि कोई भी वो सेंटेंस पास कर सकता है जो भी हमारे लॉ के अंदर अथोराइज किया गया है।
और सब सेक्शन 2 बोलता है कि अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ बट द सेंटेंस ऑफ डेथ पास बाय एनी सच जज शैल बी सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। कि जो हमारा सेशन कोर्ट है या फिर एडिशनल सेशन जज है तो ये भी किसी भी सेंटेंस को पास कर सकता है, लेकिन अगर डेथ की सेंटेंस होगी तो उसके अंदर हाई कोर्ट की कन्फर्मेशन चाहिए होगी। अगर हम इसके अंदर सेक्शन 366 देखें सीआरपीसी का, वहाँ पे बताया गया है कि कोई भी अगर डेथ सेंटेंस दिया जाता है सेशन कोर्ट के द्वारा तो उसको कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट के पास सबमिट करना पड़ता है। फिर इसके सबसेक्शन 3 के अंदर देखें तो असिस्टेंट सेशन जज के बारे में बताता है कि असिस्टेंट सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, कि वो भी किसी भी सेंटेंस को पास कर सकता है जो कि लॉ के द्वारा दिया गया है, लेकिन अ सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर अ सब्जेक्ट और टू कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। तो उसको भी अगर कोई ऐसी सज़ा देता है जिसके अंदर डेथ इम्प्रिजमेंट होती, डेथ की सज़ा होती है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ होती है, तो उसको भी वो क्या करनी पड़ेगी, हाई कोर्ट की कन्फर्मेशन के लिए भेजनी पड़ेगी। फिर सेक्शन 28 के अंदर इतना ही बोला गया। फिर आते हैं हम सेक्शन 29 के ऊपर, जो कि सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट में पास। अभी हमें बताया गया था हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के बारे में। सेक्शन 29 के अंदर बताता है मजिस्ट्रेट के बारे में कि मजिस्ट्रेट किन सेंटेंसेस को पास कर सकता है। द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज बाय लॉ। कि जो सीजीएम के बारे में बता रहे हैं सबसे पहले कि सीजीएम भी किसी भी सेंटेंस को पास कर सकता है जो कि ऑथोराइज बाय लॉ है, लेकिन अ सेंटेंस ऑफ डेथ और ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑफ टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स। लेकिन इस सज़ा को नहीं कर सकता कि वो डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ नहीं दे सकता या फिर 7 साल से ऊपर की सज़ा नहीं दे सकता। मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो जो सीजीएम होता है वो 7 साल तक की सज़ा ही दे सकता है। फिर इसके सबसेक्शन 2 के ऊपर आए तो हमें बोलता है द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। अब एक कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बारे में बता रहा है। यहाँ पे हम एमएम जो होता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है उसको भी वही सेम चीज़ होगी यहाँ पे एप्लीकेबल। मे पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। तो जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होता है वो 3 साल तक की ही सज़ा दे सकता है। और फाइन कितने तक का दे सकता है, 10,000 रुपये तक का, या फिर दोनों दे सकता है, इससे ऊपर वो नहीं दे सकता। फिर सबसेक्शन 3 के अंदर बोलता है द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास में पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर और ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 1,000 रुपीज़ और बोथ। कि वो 1 साल तक की सज़ा दे सकता है और 1,000 रुपीज़ तक का फ़ाइन लगा सकता है, 5,000 रुपीज़ तक का फ़ाइन लगा सकता है, या फिर दोनों चीज़ें दे सकता है। और फिर यहाँ सब सेक्शन 4 के अंदर बता देता है कि जो कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है शेल हैव द सेम पावर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो चीफ सीएमएम होगा उसके पास सीजीएम की सेम पावर्स होंगी, और जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा उसके पास कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की सेम पावर्स होंगी। ठीक है, तो इसके अंदर इतना ही बताया गया। फिर हम आते हैं सेक्शन 30 के ऊपर। वो बताता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन। कि भाई अगर किसी व्यक्ति ने जिसको फ़ाइन लगाया गया था और वो उस फाइन को पे नहीं कर पाता तो उसके बदले इम्प्रिजमेंट देने की बात कर रहा है। सबसेक्शन 1 बोलता है इसका द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट मे अवॉर्ड सच टर्म्स ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज इज़ ऑथोराइज बाय द लॉ। तो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट जो है वो इम्प्रिजमेंट दे सकता है अगर वो व्यक्ति जिसके ऊपर फ़ाइन लगाया गया है वो फ़ाइन को पे नहीं करता। लेकिन फिर आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कि प्रोवाइडेड दैट द टर्म ए इज़ नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। तो जो सेक्शन 29 के अंदर पावर दी गई है मजिस्ट्रेट को कि वो कितनी सज़ा कर सकता है, वो सज़ा उससे ज़्यादा नहीं होगी जो फ़ाइन के बदले इम्प्रिजमेंट दी जाएगी, वो उसको एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और बी के अंदर बोलता है शेल नॉट वेयर द इम्प्रिजमेंट हैज़ बीन अवॉर्डेड एज पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव सेंटेंस exceeded 1/4 of the term of imprisonment which magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise than as imprisonment in default of payment of the fine। क्या बोल रहा है कि जो कोर्ट है वो उसकी इम्प्रिजमेंट के लिए डायरेक्शन दे सकता है ऑफेंडर की अगर वो पेमेंट नहीं देता, लेकिन वो जो किस चीज़ को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, जितनी उसकी इम्प्रिजमेंट हुई है उसको, मतलब जितनी भी इम्प्रिजमेंट मैक्सिमम है उस ऑफेंस के अंदर उसके 1/4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इफ़ द ऑफेंस इज़ पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट एज वेल एज फाइन। अगर वो ऑफेंस जो है उसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, मतलब कि अगर फ़ाइन भी है और इम्प्रिजमेंट भी है, वो फ़ाइन जो था वो फ़ाइन पे नहीं कर रहा उसके ऊपर लगाया तो उसको उसके अंदर अगर इम्प्रिजमेंट की जाती है कि भाई ये फ़ाइन पे नहीं कर रहा इसके बदले इम्प्रिजमेंट दी जाए, तो वो इम्प्रिजमेंट 1/4 से ज़्यादा नहीं होगी जितनी मैक्सिमम सज़ा उस ऑफेंस के अंदर होती है।
फिर सबसेक्शन 2 देखते हैं क्या बोलता है कि द इम्प्रिजमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू अ सब्सटैंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट अवॉर्डेड फॉर द मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेबल बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29, कि अगर किसी व्यक्ति को फाइन के बदले इम्प्रिजमेंट में भेजा जाता है, तो सबसे पहली बात तो वो जो इम्प्रिजमेंट है वो कैसी होगी, सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी और वो रिग्रेस नहीं होगी, और वो कितने मैक्सिमम टाइम तक हो सकती है। एक तरीके से देखें, जो इसके पास मैक्सिमम पावर होती है मजिस्ट्रेट के पास, तो उसके हिसाब से कितनी होती है, द इम्प्रिजमेंट ऑफ द अवॉर्ड अंडर दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू द सब्सटैंटिव सेंटेंस। तो जो उसको सब्सटैंटिव सेंटेंस मिला है उसके अलावा इसको एक्स्ट्रा सज़ा मिल सकती है फॉर द मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन। अच्छा, जितना मैक्सिमम टर्म है मजिस्ट्रेट के पास उसके उतना ही वो कर सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। फिर अगर हम आए सेक्शन 31 के ऊपर, सेक्शन 31 क्या बोलता है, सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्टेड ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल, कि अगर कोई ऑफेंडर जो है वो एक ही ट्रायल के अंदर बहुत सारी उसके लिए कन्विक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या बताता है सबसेक्शन 1 के अंदर, व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ वन ट्रायल ऑफ 2 और मोर ऑफेंसेस, कि 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंसेस करने के लिए वो एक ही ट्रायल के अंदर कन्विक्ट हो जाता है, द कोर्ट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 71 ऑफ द आईपीसी। तो कोर्ट क्या कर सकता है कि जो सेक्शन 71 है आईपीसी को उसमें ध्यान में रखते हुए सेंटेंस हिम फॉर सच ऑफेंस टू द सेवरल पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब देयरफॉर विच सच कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट। तो उनके लिए वो सेवरल पनिशमेंट दे सकता है अलग अलग ऑफेंसेस के लिए, लेकिन सच पनिशमेंट्स व्हेन कंसिस्टिंग ऑफ इम्प्रिजमेंट टू कमेंस द वन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द अदर इन सच ऑर्डर एज अ कोर्ट में डायरेक्ट। तो वो इम्प्रिजमेंट किसी भी तरीके से हो सकती है कि पहले जैसे एक ऑफेंस किया तो उसकी पहले उस ऑफेंस की सज़ा ख़त्म होगी, फिर जो उसके बाद ऑफेंस की सज़ा दी थी उसकी सज़ा शुरू होगी, अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट दैट सच पनिशमेंट शैल रन कॉन्करेंटली। या तो कोर्ट ये डायरेक्शन दे दे कि जो सारे ऑफेंसेस की है इनकी सज़ा जो है कॉन्करेंटली चलेगी, एक साथ चलेगी, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि जो उसने अलग अलग ऑफेंसेस किए हैं और उनके लिए जो अलग अलग सज़ा मिली है वो एक के बाद एक फिर दूसरी चालू होगी, कि पहले अगर पहले ऑफेंस के अंदर 2 साल की सज़ा मिली तो वो होगी, फिर अगले ऑफेंस के अंदर 2 साल की सज़ा मिली तो फिर पहले वो 2 साल ख़त्म होंगे, फिर अगले 2 साल स्टार्ट होंगे। तो इसके अंदर जो सबसेक्शन 1 है सेक्शन 31 का हमें यही बताया गया। फिर आते हैं हम सबसेक्शन 2 के ऊपर। सबसेक्शन 2 हमें बताता है इन द केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस, कि अब उस व्यक्ति को कैसे सेंटेंसेस दिए गए, कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस, कि पहले एक खत्म होगा फिर दूसरा चालू होगा। इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट बाय रीजन ओनली ऑफ द एग्रीगेट पनिशमेंट ऑफ फॉर द सेवरल ऑफेंसेस बीइंग एक्सेस ऑफ द पनिशमेंट विच इट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट और इन कन्वेक्शन ऑफ सिंगल ऑफेंस टू सेंड द ऑफेंडर फॉर द ट्रायल टू द हायर कोर्ट। अब ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कि एक उसने कई सारे ऑफेंसेस किए, तो वो जो कई सारे ऑफेंसेस किए वो एक्सीड कर रहे हैं जितनी मैक्सिमम पावर है उसके पास सज़ा देने की। मतलब कि जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि पहले ऑफेंस में उसको 2 साल की सज़ा मिली, दूसरे ऑफेंस के अंदर भी उसको 2 साल की सज़ा मिली, तो यहाँ पे सज़ा क्या है 3 साल से एक्सीड कर गई, 4 साल की सज़ा हो गई। तो इस कारण से जो कोर्ट है, जो जैसे अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, वो इस ऑफेंस इसका ट्रायल हाई को अपने से ऊपर वाले कोर्ट के पास नहीं भेज देगा, सिर्फ इसी कारण की वजह से कि जो इन टोटल सज़ा है वो एक्सीड कर रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर प्रोविज़न देता है इसके अंदर, इन नो केस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस इम्प्रिजमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड देन 14 ईयर्स। लेकिन कुछ भी हो जाए, जो उसको टोटल सज़ा मिलेगी वो 14 साल से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर द सिंगल ऑफेंस। और जो कोर्ट है, जैसे कॉम्पिटेंट कोर्ट, जैसे मान लीजिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जिसके पास 3 साल की सज़ा देने तक की सज़ा है, पावर है, तो अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंसेस के लिए उस व्यक्ति को पनिशमेंट देता है, कन्विक्शन करता है, तो वो 6 साल से एक्सीड नहीं कर सकती, क्योंकि इस प्रोविज़न के जो क्लॉज भी है इसके अंदर बोला गया कि जितनी उसको एक ऑफेंस के अंदर मैक्सिमम सज़ा देने की पावर है, जैसे उसके पास 3 साल तक की पावर है, तो अब जब वो टोटल में सज़ा देगा तो वो उसके डबल से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। 3 का डबल 6 है, तो 6 साल से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। जितनी उसके पास एक ऑफेंस के अंदर पनिशमेंट देने की पावर है उसके डबल से, जो भी उसका डबल बनता है, जैसे अब इसके अंदर 6 साल बन रहा है, तो जब वो सारी सजाएं देगा, जब सारे ऑफेंसेस के अंदर सज़ा देगा, तो वो उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए उस 6 साल से। फिर सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, फॉर द पर्पस ऑफ अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन, कि अब अगर जो कन्विक्टेड पर्सन है वो अपील के अंदर जाता है
द एग्रीगेट ऑफ द कंसेक्यूटिव सेंटेंसेज पास अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम टू बी अ सिंगल सेंटेंस। तो अब ये नहीं कि उसको हर एक ऑफेंस के लिए अलग से अपील में जाना पड़ेगा। ऐसा मान लिया जाएगा कि ये जो इसको अलग अलग ऑफेंसेस के लिए अलग अलग सेंटेंसेस मिले हैं, ये एक ही सेंटेंस के अंदर मिला है, उसको सिंगल सेंटेंस मान लिया जाएगा। तो इतना ही हमें यहाँ पे दिया गया। फिर अगर हम आए सेक्शन 32 के ऊपर, वो हमें बताता है मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स। क्या लिखता है इसके अंदर कि इन कन्फरिंग पावर्स अंडर दिस कोड द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज अ केस में बी मे बाय ऑर्डर्स एम्पावर द पर्सन स्पेशली बाय नेम और वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिसेज और क्लासेस ऑफ ऑफिशियल जनरली बाय देयर ऑफिशियल टाइटल्स, की जो भी उनके ऑफिशियल टाइटल्स हैं उनके हिसाब से ही उनको बोला जाएगा। जैसे कि जब भी इसके अंदर कोई पावर कन्फर की जाएगी तो जो हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट है वो एम्पावर कर सकती है किसी भी पर्सन को उसके ऑफिशियल टाइटल से। जैसे अगर मान लीजिए कि एक मजिस्ट्रेट है, उसके पास जिस दिन उसने सज़ा दी उसके पास सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की पावर थी, लेकिन क्या हुआ, या फिर उसके पास जब ट्रायल का कमेंसमेंट हुआ, जब उसके पास वो ट्रायल स्टार्ट हुआ, वो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट था, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास था। अब क्या हुआ कि जब उसका ट्रायल चल रहा था तो वो बीच में क्या हो गया, क्या बन गया, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बन गया। अभी उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ था उस ऑफेंस का। तो अब जब उसके अंदर वो कन्विक्शन देगा, वो किस हिसाब से देगा, जो उसकी पहले वाली पावर्स थी, जो उसके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर थी, वो उसी हिसाब से सज़ा देगा। अब उसके पास फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर्स आ गई, मतलब पहले उसके पास सिर्फ 1 साल तक की सज़ा देने की पावर थी, अब उसके पास 3 साल तक की पावर आ गई। तो वो 3 साल के हिसाब से सज़ा नहीं देगा, वो किसके हिसाब से देगा, 1 साल के हिसाब से ही सज़ा देगा। तो यही इसके अंदर बताया गया है। फिर सबसेक्शन 2 के अंदर बोलता है कि इफ़ एवरी सच ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज़ कम्युनिकेटेड टू द पर्सन सो एम्पावर्ड, कि ऐसा कोई भी अगर ऑर्डर होगा जो भी हमने पढ़ा, वो किस दिन से इफेक्ट के अंदर आएगा, जिस दिन से भी जो पर्सन एम्पावर्ड है उसको वो ऑर्डर मिल जाता है, जिस दिन भी उस तक वो कम्युनिकेट हो जाता है। फिर सेक्शन 33 देखते हैं, पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड, की क्या पावर्स होगी जिन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है। वेन एवर एनी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट हु हैज़ बीन इन्वेस्टेड by the High Court or the state government with the powers under this code throughout any local area is appointed to an equal or higher officer of the same nature within like local area under the same state government, he shall, unless the High Court or the state government as the case may be otherwise direct or as otherwise directed, exercise the same powers in the local areas in which so appointed। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कोई ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर हाई कोर्ट ने पावर दी, अब क्या किया कि उसको सेम पावर या फिर हायर पावर से किसी और एरिया के अंदर भेज दिया, ठीक है। अगर ऐसा होता है, मतलब किसी भी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है इस तरीके से, तो जो उसका प्रीवियस एरिया था, जो जिसके अंदर भी उसके पास पावर थी, वो अब उस प्रीवियस एरिया के अंदर सीज हो जाएंगी, या फिर जो भी उसकी जुरिडिक्शन थी अब उससे चली जाएगी, जब वो अपने चार्जेस को रिलिक्विश कर देता है उस ऑफिस की, कि भैया उस ऑफिस को छोड़ के चला गया वो। फिर सेक्शन 34 के अंदर बताता है विड्रॉल ऑफ पावर के बारे में। द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज अ केस may withdraw all or any of the powers conferred by it under this code on any person or by officer subordinate to it। मतलब कि जो हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट है वो विड्रॉ कर सकता है पावर्स को जो कि इस कोड के हिसाब से दी जाती है उसके सबॉर्डिनेट्स को, जो भी उसके पर्सन कोई भी सबॉर्डिनेट है इस कोड के हिसाब से, तो उनकी पावर्स को वो विड्रॉ कर सकता है। Any power conferred by chief judicial magistrate or the district magistrate may be withdrawn by the respective magistrate by whom such powers was conferred। तो अगर कोई भी पर्सन जिसको CGM की पावर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर दी गई थी मतलब इन लोगों के द्वारा दी गई थी, तो उनकी पावर्स भी विड्रॉ की जा सकती है इनके द्वारा, जिसके ऊपर भी इन्होंने पावर दी थी उसकी पावर्स को विड्रॉ कर सकते हैं CGM या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मतलब मान लीजिए कि किसी मजिस्ट्रेट ने इनको ये पावर दी कि अब CGM है या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो अब ये जो पावर्स इनको दी गई थी वो उसी मजिस्ट्रेट के द्वारा इनसे वापस ली जा सकती हैं।
फिर सेक्शन 35 के अंदर बोलता है पावर्स ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर्स इन ऑफिस, कि उनके बाद जो भी ऑफिसर आएगा उनके पास भी वही सेम पावर्स रहेंगी। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द जज और मजिस्ट्रेट मे बी एक्सरसाइज और परफॉर्म बाय हिज सक्सेसर इन ऑफिस, की कोई भी जो अगला व्यक्ति आएगा वही सेम पावर्स सेम ड्यूटीज़ उस व्यक्ति की रहेंगी, मतलब जो भी जज है या मजिस्ट्रेट है उसके पास वही पावर्स रहेंगी। फिर सबसेक्शन 2 बोलता है व्हेन देयर इज एनी डाउट एज टू हु इज अ सक्सेसर इन ऑफिस और एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज, द सेशन जज शैल बी डिटरमाइंड बाय ऑर्डर इन राइटिंग द जज हु शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड ऑफ एनी प्रोसीडिंग और अदर और देयर अंडर बी डीम टू बी द सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ सच एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज, कि अगर ऐसा कोई भी डाउट अराइज होता है इस रिगार्डिंग की एडिशनल सेशन जज कौन है या फिर एडिशनल सेशन जज कौन है, जो नेक्स्ट सक्सेसर इन ऑफिस है, तो उस बारे में फिर कौन बताएगा, सेशन जज डिटरमाइन करेगा कि कौन है नेक्स्ट जज। और अगर ऐसा ही कोई डाउट मजिस्ट्रेट के केस में अराइज होता है ऑफ एनी मजिस्ट्रेट, तो जो सीजीएम होता है या फिर जो डीएम होता है वो उस हिसाब से फिर डिटरमाइन करता है कि कौन सक्सेसर उसके अंदर वो है, सक्सेसर इन ऑफिस है। As the case may be shall determined by order in writing, the magistrate who shall for their oppose with this code of any proceeding or order thereunder be deemed to be the successor in office of such magistrate। तो यही हमें सेक्शन 35 तक समझाया गया। अब नेक्स्ट के अंदर हम देखेंगे सेक्शन 36 से लेके सेक्शन 40 के बारे में, जिसके अंदर हमें जो सुपीरियर ऑफिसर्स होते हैं उनकी पावर्स के बारे में बताया गया है, या फिर जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो किस मतलब उस एक तरीके से सुपीरियर पावर्स की सबसे पहले जो सुपीरियर ऑफिसर्स होते हैं पुलिस के उनकी पावर्स के बारे में बताया गया है।